मकान का रहस्य भाग 8। अनेक मनुष्यों के लगातार बोलने की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने स्वयं को वृक्ष की एक मोटी डाल पर अधलेटा हुआ पाया। मेरा सिर उसके तने पर टिका था। चौंकने की वजह से मैं नीचे गिरते गिरते बचा। पेड़ के नीचे आसपास पचासों की संख्या में स्त्री पुरुष तथा बच्चे थे। वे मुझे ताज्जुब से घूर रहे थे। उनका ऐसा करना स्वाभाविक था। मैं स्वयं आश्चर्य के समुद्र में गोते लगा रहा था। मुझे अपने वहां होने का कोई भी कारण समझ नहीं आया। मुझे सहारनपुर आए अभी 4 दिन भी नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ 4-6 लोगों के अलावा मुझे कोई जानता पहचानता भी नहीं था। पेड़ के नीचे भीड़ में मंजरी थी, उसके माता पिता थे। उनके अलावा रामकली और सोन साय थे, जिन्हें मैं पहचानता था। सर, धीरे मैं नीचे उतरने को हुआ तो मंजरी चिल्लाई, इतना ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है? किसी ने कहा। बिस्तर में सांप बिच्छू थे क्या? एक वृद्ध ने चिल्लाकर सवाल किया, जो पेड़ को बिछौना बनाए हो। दादाजी, उन्हें यहाँ आराम ज़्यादा होगा, एक युवा ने कहा। राम राम, एक बूढ़ी औरत कहने लगी। ऐसे दिमागदार मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। मंजरी ने उसे भी बताया कि मैं कौन हूँ और काम क्या करता हूँ। जितने मुख उतनी ही बातें हो रही थी। मैं लज्जा से भरा हुआ सिर झुकाए उनका कटाक्ष सुनने को मजबूर था। पेड़ पर चढ़कर सोना यह किसी भले आदमी का काम नहीं हो सकता। मैं सफाई देने की हालत में नहीं था। मैंने नीचे उतरने में स्वयं को असमर्थ पाया। मैं गांव में पैदा हुआ था तथा पला बड़ा था, इसलिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ना उतरना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। परंतु इस समय स्थिति उलट थी। मेरी मानसिक दशा ठीक नहीं थी। मैं चकित होने के साथ साथ काफ़ी शर्मिंदा भी था। मैं यहाँ पेड़ के ऊपर कब और क्यों आया, यह मुझे जरा भी याद नहीं था। मुझे कुछ याद था तो कि मैं मंजरी या उसके धोखे में किसी औरत के पीछे चलता हुआ मकान के पीछे की ओर एक खेत में पलाश वृक्ष के नज़दीक गया था। वहाँ मैंने उस औरत को पेड़ पर झूला झूलते हुए देखा। एकाएक वह ऊंचाई से मेरे ऊपर कूद गई थी। मैं डरकर पीछे हटा। उसी समय तेज चमकदार ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर से टकराया था। इससे मैं ठंड से कांपता हुआ वहीं भूमि पर बैठ गया था। मुझे इतना ही याद था। इसके आगे क्या हुआ, मैं यहाँ पेड़ के ऊपर क्यों आया, मुझे कुछ भी याद नहीं था। इस समय मुझे मंजरी के माता पिता से बड़ी सहायता मिली। उन्होंने सीढ़ी लगाकर नीचे उतरने में मेरी मदद की। मेरे सही सलामत नीचे उतर आने पर भी कोई मेरे पास नहीं आया। उन्होंने मुझे बीमार समझा या प्रेतग्रस्त समझा, मैं यह कह नहीं सकता। ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने के सबब से मुझे यह पूरा विश्वास था कि जिन्होंने भी मुझे पेड़ के ऊपर सोते हुए देखा था या सुना था, उन्होंने मुझे भूत प्रेत बाधा से पीड़ित मान लिया था। सुबह जागने के साथ ही जब मैं पेड़ के ऊपर ही था, तब से मुझे विचित्र अनुभव हो रहा था। ना जाने मुझे यह क्यों प्रतीत हो रहा था कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरा अंग अंग किसी अदृश्य बंधन में बंधा हुआ है। मुझे अपने शरीर के यहाँ वहाँ मकड़ी के जाले के रेशे जैसा कोई पदार्थ लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। मैं उसे स्नान करने के बाद भी हटा नहीं पाया। वह वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, केवल महसूस हो रही थी। मुझे कभी यह प्रतीत होता कि मेरे सिर के ऊपर कोई मौजूद है, कभी यह प्रतीत होता कि मेरे आंखों में जाला है, कभी कानों में सनसनाहट सी होती तो कभी प्यास इतनी लगती कि 2-3 लीटर पानी इकट्ठे पीने के बावजूद वह बुझने का नाम न लेती। उस रोज़ मेरा भोजन मंजरी के घर से आया था, जिसे लेकर उसकी माँ आई थी। मंजरी की माँ का नाम मानमती था। वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि मैं बढ़िया नरम और गुदगुदे बिस्तर को छोड़कर पेड़ के ऊपर क्यों सोया था। मैं उसे क्या जवाब देता। मैं
यह जानने के लिए बेताब था कि आखिरकार मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। कहीं मेरे परेशानी का सबब भूत प्रेत तो नहीं है। यह ख्याल आते ही मेरे पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। दोपहर बाद मैं मकान के बाहर बैठा था। उसी समय मुर्गी का पीछा करते हुए एक बड़ा सा लाल कलगी वाला मुर्गा मेरे सामने गली में आकर ठहरा। एकाएक मुझे यह इच्छा होने लगी कि मैं उसे कच्चा चबा जाऊं। मैंने बड़ी मुश्किल से स्वयं को ऐसा करने से रोका। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी पूर्णतः शाकाहारी है। मुर्गे को कच्चा चबा जाने का विचार उत्पन्न होना मेरे लिए विस्मयकारी था। उस दिन मकान के सामने से लोगों की काफ़ी आवाजाही रही। उनका आना जाना बेशक गली में था, परंतु उनकी निगाह मेरे ऊपर थी। मेरे ख्याल से जिन्हें मेरे पेड़ की डाल पर सोने की खबर देर से मिली थी, वे मुझे देखने के लिए गली में आना जाना कर रहे थे। जैसे जैसे दिन ढला वैसे वैसे मेरी हालत विचित्र होती गई। मुझे रात वाली औरत याद आने लगी। वह कौन होगी? मुझे लगता कि वह कोई और नहीं, मैं ही हूँ। यह कैसे संभव है? मैं स्त्री कैसे हो सकता हूँ? मेरे मस्तिष्क में द्वंद्व छिड़ गया। मुझे अपने आप से डर लगने लगा। मेरा हाथ बार बार अपने गले की ओर जाता। मैं अपनी सांसों को रोककर यह जानने का प्रयास करने लगा कि मैं जीवित हूँ या नहीं। मुझे लगता कि मैं पागल हो चुका हूँ या फिर पागल होने की राह पर हूँ। मुझमें और ताज्जुब की बात थी कि मुझे उस मकान को या सारंगपुर को छोड़कर दूसरी जगह या अपने स्त्री बच्चों के पास जाने का एक बार भी ख्याल नहीं आया। मुझे कभी यह प्रतीत होता कि मैं बरसों से यहीं रह रहा हूँ। कभी यह विचार आता कि सारंगपुर मेरा ससुराल है, यहीं मेरा परिवार रहता है। हवा के झोंके तरह मुझे कभी किसी के शादी ब्याह की झलक दिखाई दे जाती, तो कभी किसी अनजान मनुष्य का चेहरा दिखाई दे जाता। कभी लड़ाई झगड़े दृश्य तो कभी हाट बाजार का दृश्य आंखों के सामने कौंध जाता। ऐसे दृश्य पल भर के लिए ही दिखाई देता, दूसरे पल मैं अपनी वास्तविक दुनिया में लौट आता। सूर्यास्त होते होते मुझे यह याद न रहा कि मैं शोभित शरण हूँ, तथा मुझे वहाँ हरगिज नहीं होना चाहिए था जहाँ मैं यंत्रवत जा पहुँचा था। वह स्थान था मंजरी का घर। पीछे मुझे मंजरी तथा उसकी माँ ने मुझे मेरी हरकतों के बारे में बताया। तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने ऐसा किया था। जो हुआ था मैं उसका वर्णन क्रमवार करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस वक्त मुझे यही याद रहा कि मैं वह नहीं हूँ जो दिखाई दे रहा हूँ, बल्कि मैं वह हूँ जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहीं जाने लगा। मेरी चाल ढाल बदली हुई थी। स्त्रियाँ अपना आंचल मुंह में ठूंस कर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रही थी। मेरी निगाह सूरज पर गई। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मैं वहीं एक किनारे खड़े होकर खेल देखने लगी। थोड़ी देर बाद बच्चों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उनमें बहस होने लगी। इसी बीच नंदू ने सूरज को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर सवार हो उसे मारने लगा। यह देख मैं गुस्से से भर गई। मैं उसे मजा चखाने के लिए गालियां देती हुई दौड़ी। मेरी आवाज़ स्त्रियों के जैसी थी। मेरा हाव भाव तथा भाषा कुंजमती के जैसी थी। मेरे उंगली हिलाते ही नंदू कांपने लगा। मैंने आगे बढ़कर उसको गले लगाना चाहा। वह डरकर पीछे हटा तथा विस्फारित नेत्रों से मुझे घूरने लगा। मैं नंदू की ओर बढ़ती उससे पहले ही कई जोड़ी हाथों ने मुझे पकड़ लिया।